हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज आपके लिए एक नया चैप्टर प्रोबेबिलिटीज। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सिंपल भी है। तो चैप्टर का नाम पेज का कलर चेंज कर लेते हैं पहले, फिर पढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट। तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नंबर 15 है आपका क्लास 10th का अंदर। चैप्टर 15 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 15। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मेजर ऑफ अनसर्टनिटीज। यानी कि अनसर्टनिटीज जो होती हैं, फ्यूचर में अनिश्चितताएं जो होती हैं, उनको मेजर करने का काम प्रोबेबिलिटी करता है। तो अभी तक क्लास 9th में आपने एम्पेरिकल स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, इट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और वो एक्सपेरिमेंटल बेस हुआ करता था। मगर क्लास 10th में जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उसका नाम है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच से आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और इसमें ये एक्सपेरिमेंटल नहीं होता, इसमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते। ये कुछ डाटा को लेकर उसके बेसिस पर ये प्रोबेबिलिटीज बना दी जाती हैं कि इनके अंदर इस तरह की प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं, बाई चांस ऐसा ऐसा हो सकता है। और सभी आइटम्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी यहां पर डिफाइन की जाती है। तो क्लासिकल अप्रोच से आज हम पढ़ते हैं कि क्या क्या आपको समझ में आता है। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटीज के अंदर कुछ कमियां थी, इसी वजह से क्लासिकल अप्रोच को अपनाया गया, क्योंकि उसका रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं था। क्योंकि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट कभी कुछ आता है, कभी कुछ आ सकता है। तो इसलिए उसका एक रिजल्ट कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से इसको अपनाया गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। जैसे आपने कोई प्लेन या ट्रेन क्रैश के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करना है या कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या आप प्लेन या ट्रेन क्रैश करके दिखाएंगे? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो ऐसे केस में आपके पास एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को पढ़ने का रास्ता खत्म हो जाता है और आपके पास क्लासिकल अप्रोच जन्म लेता है, जो आपके क्लास 10th का पार्ट है। तो क्लासिकल अप्रोच एक्चुअली के लिए थियोरेटिकल अप्रोच कहलाती है। थियोरेटिकल अप्रोच है। और यहां पर हमेशा ये मानते हैं कि हर इवेंट का इक्वली प्रोबेबिलिटी है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। लाइक हम बात करते हैं, अगर एक कॉइन, एग्जांपल देते हैं इसका, लाइक एक कॉइन होता है, इसका एक एग्जांपल है, 1 कॉइन टॉस्ड। एक कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी? 1 अपॉन आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की पूछेंगे तो आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर हर किसी की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी इक्वल मानी जाती है। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास मान लीजिए एक बैग है जिसके अंदर एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक ऑरेंज बॉल है, एक व्हाइट बॉल है,
एक पर्पल बॉल है, एक ब्लैक बॉल है। तो अगर आपको रैंडमली कोई भी बॉल चूज करनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल क्या होगी? 1/6। कोई भी किसी भी बॉल की प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो ये बात समझ में आ गई है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट हो रहा है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट divided by number of all possible outcomes। राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये उसका मतलब होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर है जिसको आपने डिटेल में समझना है। यहां पर एक वर्ड यूज होगा जिसको आपको समझाया जाएगा, मगर उसके लिए पहले स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दी, कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं इस वर्ड को जो आपको समझाना है, एलिमेंट्री इवेंट, ये वर्ड आपको समझाना है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is 1, always 1 basically। लिखा है the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। अब ये elementary क्या चीज होती है? elementary का मतलब होता है, it means an event having only one outcome। ऐसी इवेंट जो सिर्फ और सिर्फ जिसका आउटकम 1 होता है। जैसे अभी अभी हमने बताया, आउटकम ऑफ हेड, आउटकम ऑफ टेल, आउटकम ऑफ रेड बॉल, आउटकम ऑफ ऑरेंज बॉल, आउटकम ऑफ ब्लू बॉल, आउटकम ऑफ ब्लैक बॉल, आउटकम ऑफ पर्पल बॉल, आउटकम ऑफ व्हाइट बॉल। तो सब की प्रोबेबिलिटी यानी कि आउटकम सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। मगर अगर मैं ये बोलूं, यहां पर एक एग्जांपल है इसके अगेंस्ट में, कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो इसके अंदर अगर मैं आउटकम बोलूं लेस देन 4, तो लेस देन 4 तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मैं बोलूं मोर देन 2, इसका मतलब वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इसके आउटकम्स 1 से ज्यादा हैं। इसके आउटकम्स 3 हैं, यहां पर 1 से ज्यादा हैं। तो जहां पर मोर देन 1 आउटकम्स हो जाते हैं, ये यहां पर मोर देन 1 आउटकम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट एलिमेंट्री। एलिमेंट्री के एग्जांपल मैंने आपको पहले दे दिखे हैं कि एलिमेंट्री कैसे होता है, जिसका आउटकम सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। अगर यहां पर रेड बॉल 5 भी होती तो रेड ऑफ 5
मतलब वन, अगर हम मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 बॉल थी और 6 में से 3 बॉल्स रेड होती, तो उसका आउटकम भी 3/6, यानी कि उसका आउटकम 1 ही होता। वन आउटकम मतलब उसका टोटल आउटकम 1 होता है। यहां पर अगर मैं बोलूं लेस देन 4, तो लेस देन 4 कुछ भी हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो आउटकम्स उसके तीन आउटकम्स आ सकते हैं, यहां पर भी 4 आउटकम्स आ सकते हैं। तो अगर जिसके एक से ज्यादा आउटकम्स आ जाते हैं उसको हम एलिमेंट्री नहीं बोलते। एलिमेंट्री जितनी भी आइटम्स अगर एलिमेंट्री होती हैं उन सब का सम हमेशा 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल में से। एग्जांपल 1, find the probability of getting a head when a coin is tossed once, also find the probability of getting tail। ये क्वेश्चन अभी भी हमने किया था। तो बस हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड अगर हम इवेंट ई मान लेते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल अगर हम इवेंट एफ मान लेते हैं, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आएगा। इस क्वेश्चन को मैंने यहीं पे समझा दिया है पहले से ही। दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल 1 और टोटल आउटकम्स 2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स टू आउटकम्स फेवरेबल 1 और टोटल आउटकम्स 2। तो ये हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। A bag contains a red ball, blue ball and yellow ball. All the balls have been the same size. Kritika takes out a ball from bag without looking into it. 3 अलग अलग कलर की बॉल हैं, रेड बॉल, ब्लू बॉल, येलो बॉल। तीनों को एक बैग में से निकाला जाता है कृतिका के द्वारा। What is the probability of that she takes out the yellow ball? तो आपको पता है येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसको अलग से समझाने की नहीं जरूरत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इक्वल्स टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल्स टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल्स टू 1/3। अब ये तीनों एलिमेंट्री दिख रही हैं। एलिमेंट्री दिख रही हैं क्यों? क्योंकि इनके सबके आउटकम्स और सिर्फ 1 है। तो इस वजह से इनका सम जो है वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसको चेक करके दिखाते हैं। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये आ गया 3 एलसीएम 1 + 1 + 1 दैट इज 3/3 इक्वल्स टू 1। तो इनका सम आ गया 1। क्या बात समझ में आ गई? ये काफी बढ़िया एग्जांपल है एलिमेंट्री दिखाने का। तो यहां पर ये चीज बिल्कुल दिखा दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अभी जो समझाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इक्वल्स टू 1 बिकॉज ऑल आर एलिमेंट्री इवेंट्स। ये चीज यहां पर हमने बता दी। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो यहां पर अभी जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है वो ये यहां पर मेंशन्ड है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। दिस इज ट्रू इन जनरल ऑल्सो। ये बिल्कुल ट्रू रहेगा हमेशा कि जो प्रोबेबिलिटी है एलिमेंट्री इवेंट्स की वो हमेशा उसका सम हमेशा 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस। एक बार डाइस फेंकी जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 यानी कि आपके पास अगर इस क्वेश्चन को करा जाए तो क्या आउटकम्स निकल के आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज व्हाट? या तो 5 होएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 तो 5 होगा या 6 होगा। तो टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसके? 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। तो इसको 1/3 भी हम लिख सकते हैं। तो ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 इज 2/6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 होगा 1 2 3 एंड 4। चारों इंक्लूड होंगे, 4 भी इंक्लूड होगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन और इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 4/6। 2 2 2 3 दैट इज 2/3 इज द आंसर, करेक्ट। तो यहां पर ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं है, इसलिए इनका सम ये इक्वल नहीं माना जाएगा। यहां पर 1 नहीं हम मानेंगे। तो चाहे इनका सम 1 आ भी रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है, मगर फिर भी इनको एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं माना जाता। तो इनका सम अगर 1 नहीं आएगा तो हम इसको नहीं भी मानेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। 3 एग्जाम्पल हो गए हैं, 3 एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब आपने एक और नई चीज सीखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब अगर वो इवेंट की आउटकम वो नहीं है तो इनका सम ऑलवेज 1 होगा। यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट की बात करनी है तो ये आंसर आ सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट से निकल के। तो ये दोनों आपस में या तो ये फार्मूला फाइनल कर लो या ये फार्मूला फाइनल कर लो, बात एक ही है क्योंकि इसको इक्वेट करके ही दूसरा फार्मूला बनाया गया है। तो द इवेंट, इससे ही पता लग जाता है क्या होता है। द इवेंट नॉट ई, दैट इज ई बार से इसको डिनोट करते हैं हम, नॉट इवेंट। द इवेंट नॉट ई, नॉट ई मतलब नॉट ई का मतलब ई बार से प्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब वो इवेंट फेवरेबल नहीं है। इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री। ये कुछ स्टेटमेंट आपको साथ साथ लिखनी भी है क्योंकि आपको एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसी स्टेटमेंट आ सकती हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, द इवेंट नॉट ई दैट इज ई बार इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होती हैं, या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अभी करेंगे थोड़ी देर में। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इन इवेंट इक्वल्स टू ऑलवेज 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालना हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और द इवेंट नॉट ई और दैट इज ई बार इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉट ई बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, और इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट ई बार हो सकता है। तो बोथ आर complementary events, e and e bar are complementary events, correct। अब एक और चीज बात आएगी नेक्स्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे
अगला पॉइंट है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट क्या चीज होती है? अगर हम एक डाइस फेंकते हैं तो उस डाइस फेंकने पे अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, तो क्या डाइस में 1 2 3 4 5 6 के अलावा भी कोई नंबर आ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 और मोर इन सिंगल थ्रो ऑफ डाइस क्या पॉसिबल है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इक्वल्स टू 0 बाय टोटल आउटकम दैट इज 0। इसी को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, राइट? ये एक एग्जांपल हो गया इसका। अब एक बात आती है श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट इसका अपोजिट हो गया, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट यानी कि जो कंपल्सरी होगा ही होगा। तो हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू आएगी हमेशा 1। यानी कि अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, यहां पर अगर हमने एक डाइस फेंकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7, वो क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, गेटिंग नंबर 7 इक्वल्स टू 6/6, यानी कि ये 1 होगी। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज श्योर। श्योर का मतलब सर्टेन भी होता है, सर्टेन मतलब होना ही तय है, टू अकर इज ऑलवेज 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज श्योर, which is sure certain to occur is 1, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक और नई चीज, किसी भी चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसकी जनरल फॉर्मेट में मैक्सिमम और मिनिमम जो होती है वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमेशा कहाँ आएगी? बिटवीन 0 यानी कि 0 एंड इक्वलेंट, 0 से बड़ी और इक्वलेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगी वो हमेशा 0 और 1, इंक्लूसिव ऑफ 0 एंड 1 के बीच में आएगी ऑलवेज। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 और 1 इंक्लूसिव आती है, यानी कि 0 से बड़ी और 1 से कम और इक्वलेंट टू 0 और मैक्सिमम अप टू 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिनिमम कितनी हुई? 0 और मैक्सिमम कितनी हुई? 1, और उसके बीच में कोई भी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 एंड 0 एंड ऑल्सो 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो चलिए अब कुछ नई बातें सीखते हैं जो शायद आपने अभी तक पढ़ी भी नहीं हो कभी और सुनी भी नहीं हो। तो एक और चीज समझते हैं कि क्या चीज हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश जिनको बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग कार्ड्स में क्या क्या होता है? हम बात कर रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स की। प्लेइंग कार्ड्स में किस तरह से बने होते हैं, क्या क्या इसमें कार्ड्स होते हैं, वो समझते हैं क्या होता है। हमारे देश में ताश खेलना अच्छा नहीं समझा जाता और अच्छा भी नहीं होता,
तो कोई बात नहीं है, मगर आपको पढ़ाई के लिए पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसको हम बना देते हैं, एक शेप बना दिए जिससे आप इसको रिकॉग्नाइज कर सको। दूसरी शेप तो आपके पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें कुछ कार्ड ब्लैक होते हैं और कुछ कार्ड रेड होते हैं। तो ब्लैक कार्ड फर्दर दो हिस्सों में बांट देते हैं इनको। स्पेड जिसका शेप ऐसा होता है वो पूरा ब्लैक होता है, स्पेड कहता है, स्पेड्स कहलाते हैं। और 13 कार्ड स्पेड के होते हैं और 13 कार्ड क्लब के होते हैं। ऐसा शेप होता है, क्लब बोलते हैं इस कार्ड को। तो 13 क्लब्स होते हैं और हार्ट शेप में 13 होते हैं और डायमंड शेप में भी 13 होते हैं। तो डायमंड और हार्ट रेड कलर कार्ड्स होते हैं और ब्लैक और ब्लैक ब्लैक जो स्पेड और क्लब जो होते हैं वो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। तो ये टोटल स्पेड्स 13 होते हैं, टोटल क्लब्स भी 13 होते हैं, टोटल हार्ट्स भी 13 होते हैं और टोटल डायमंड्स भी 13 होते हैं। टोटल मिला के 52 कार्ड्स टोटल होते हैं। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। जो टोटल कार्ड्स होते हैं उनको हम फर्दर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q और किंग, J Q किंग। 1 जो होता है वो एस कहलाता है, इसको 1 की जगह हम एस लिख देते हैं। एस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये फोटो कार्ड्स कहलाते हैं। इनको हम फोटो कार्ड्स या पिक्चर कार्ड्स कहते हैं, पिक्चर कार्ड्स। ठीक है, ये एस है, एस यानी कि इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छिग्गी, सत्ती, अट्ठी, नैली और डेली। उसके बाद जैक, क्वीन एंड किंग। जैक, क्वीन और किंग 3 फोटो कार्ड्स होते हैं, पिक्चर कार्ड्स, और एक एस होता है। यानी कि सबके ये सभी यानी कि सभी कलर्स में चाहे स्पेड्स हो, यानी कि टोटल स्पेड्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं सारे, यानी कि ब्लैक कलर के सारे एस से लेकर किंग तक के स्पेड्स होते हैं। ऐसे ही क्लब के एस से लेकर किंग तक क्लब्स होते हैं और हार्ट के भी एस से लेकर किंग तक होते हैं कार्ड्स और डायमंड के भी एस से लेकर किंग तक कार्ड्स होते हैं। तो ये सारे 13 कार्ड्स इस तरह से बाइफिकेट किए जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो ठीक है, इससे जो आपने अभी नॉट एन इवेंट की बात पढ़ी थी उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि उसमें क्या आना था। एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो वहां पर समझ में आएगा आपको। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि ताश की गड्डी, डेक ऑफ 52 कार्ड्स मतलब ताश की गड्डी। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस और नॉट बी एन एस, यानी कि या तो होगा या नहीं होगा। तो नंबर ऑफ एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। और नॉट बी एन एस यानी कि रेस्ट जो भी सारी चीजें होंगी वो सारी बातें नॉट में आ जाएंगी। तो यहां पर उसको सॉल्व कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। तो आपको पता है नंबर ऑफ एसेस इन अ डेक ऑफ कार्ड्स इक्वल्स टू 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू 4 by total number of cards, that is 52, 1 by 13 आ गया। और इसके अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस। तो इसका मतलब 52 में से अगर हम माइनस कर दें, 52 में से अगर हम माइनस कर दें 4 नॉट गेटिंग वाला, आंसर आ जाएगा और टोटल आउटकम अभी भी उतना ही है। तो 48 डिवाइड बाय 52, इसको फर्दर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं, 4 से काट के 4, ठीक है। तो इसको हम दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस पता लग गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकाल देंगे, दैट इज 1 माइनस 1 by 13, that is 13 minus 1 by 13, 12 by 13 is the answer। ये इसमें जो आंसर आ रहा था नॉट गेटिंग वाला, वो यहां पर आपको क्लियर हो गया, करेक्ट। बस इस तरह से निकल आएगा। राइट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है। 2 players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. Probability of winning Sangeeta 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? तो दोनों की probability एलिमेंट्री है, इसका मतलब दोनों का सम 1 आएगा। तो probability of winning Sangeeta is 0.62 और probability of not winning Sangeeta is 1 minus 0.62, या probability of Reshma equals to 1 minus 0.62, वो ही आंसर आएगा। क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्री हैं तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इस क्वेश्चन को कर देते हैं, एग्जांपल नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेशमा आपने निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेशमा, वो आ जाएगा, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि दो ही आउटकम्स हैं टोटल मिला के, नॉट विनिंग संगीता। तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता, राइट। तो 1 माइनस 0.62, दैट इज 0.38 इज द आंसर। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं इसलिए। तो चलिए बस आज यहीं तक, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको समझ में आ जाएगा। जो पिछला चैप्टर आपको कराया था उसको भी प्रैक्टिस करें जिससे उसका टेस्ट हो सके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।